नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स हमारे कोड का वो पार्ट होते हैं जो कभी पार्स नहीं होते। जैसे ज़िंदगी के अंदर इधर उधर हमने जब हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स सुने होंगे, तो कमेंट्स के ऊपर जैसे लाइफ के अंदर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे ही कोड के अंदर भी जो कमेंट्स लिखे होते हैं उस पर हमारा ब्राउज़र ध्यान नहीं देता। यानी कमेंट्स कोड का वो हिस्सा होते हैं जो कोड के अंदर नहीं आते। यानी हमारी फाइल के ऊपर अगर कोई कमेंट हमने लिख दिया तो वो हमारे कोड का हिस्सा नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मानी जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे अपने कोड के बारे में ही कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि ये मैंने एक पोएम लिखी हुई है, मैं बस बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखना चाहती हूँ कोड के अंदर कि ये पोएम है, बट मैं कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहती। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो अपना एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं अपना एक्सक्लेमेशन एंड उसके बाद हम लिखते हैं डबल डैश। तो डबल डैश लिखने से क्या हुआ, इस तरीके का कोड मेरे पास आ गया। अब जितने भी हम कमेंट्स लिखना चाहते हैं वो हम इसके बीच में लिखते हैं, और यूजुअली VS कोड में जो कमेंट होते हैं वो ग्रीन कलर से आपके पास हाईलाइटेड होंगे, नहीं तो ग्रेश कलर से हाईलाइटेड होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीन कलर से ही कमेंट्स हाईलाइटेड होते हैं, और यहाँ मैं अपना जो भी कमेंट में लिखना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ। अब ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है तो यहाँ ये अलग से पता चल रहा है ये कॉमेंट है, ये कोड का हिस्सा नहीं है। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, दिस इज अ पोएम इन HTML। यानी हमारे कमेंट के अंदर हम प्लेन इंग्लिश लिख रहे होते हैं, कोई कोड नहीं लिखते, सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, जब आगे पढ़ेंगे CSS में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ हम HTML में भी कमेंट्स लिख रहे हैं। एंड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास कमेंट्स लिखने का कोई ना कोई तरीका होता है। तो कमेंट्स हमारे कोड के लिए नहीं होते। जैसे अगर मैं इसे सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा था दिस इज अ पोएम इन HTML, वो टेक्स्ट यहाँ पर कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट क्या है, ये कमेंट है जो कोड का हिस्सा नहीं माना जाता। तो कमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं। कमेंट्स यूजुअली कोड पढ़ने वाले के लिए होते हैं, ब्राउजर के लिए, वेबसाइट के लिए नहीं होते। जो हमारा कोड पढ़ता है उसके लिए कमेंट्स होते हैं, ताकि पूरे कोड को पढ़ने की जगह बस हम कमेंट को पढ़ के समझ सके कि कोड के अंदर हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज अ पोएम इन HTML, तो यह पता चल रहा है कि ये जो कोड है ये क्या करता है, ये HTML के अंदर एक पोएम को लिखने के लिए यूज होता है। तो वो चीज़ यहाँ कमेंट को पढ़ के समझ आ रही है। अब अगर मान लेते हैं मुझे VS कोड के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा है, कोई भी ऐसा पार्ट है कोड का जिसको कमेंट आउट करना है, जैसे अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटाना चाहती हूँ, ये वाला जो लाइन है इसे हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इसको सिंपली हम एक कमेंट बना सकते हैं। जैसे ही हम इसे कमेंट बनाएंगे ना, ये लाइन कंप्लीटली हट जाएगी। तो शॉर्टकट कमेंट बनाने का ये होता है कि जितने भी एरिया को, जितने भी पार्ट को कोड के हम अपना कमेंट बनाना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर हम दबाते हैं कमांड और फॉरवर्ड स्लैश। कमांड और फॉरवर्ड स्लैश या कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, क्या होता है, ये वाला स्लैश, हमारे कीबोर्ड के ऊपर 2 स्लैशेस होते हैं। इस वाले स्लैश को हम कहते हैं हमारा फॉरवर्ड, यानी सामने वाला स्लैश, और इस वाले स्लैश को हम कहते हैं अपना, ये वाला होता है हमारा बैकवर्ड स्लैश। क्या कहेंगे इसे, स्लैश, ये भी होता है स्लैश। तो जो इस तरीके से डंडा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सामने की तरफ है, आगे जो इसका ऊपर वाला एंड है वो सामने की तरफ है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड स्लैश बोल रहे हैं, और इस वाले डंडे का ऊपर वाला एंड पीछे की तरफ है, इसीलिए इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो ये सामने की तरफ जा रहा है, ये पीछे से वापस आ रहा है। तो हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही क्लिक करेंगे, बैकवर्ड स्लैश नहीं क्लिक करना, तो वैसे ही क्या होगा, हमारा ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाएगा, और जैसे ही दोबारा से कंट्रोल या कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे वैसे ही अनकमेंट हो जाएगा। तो कमेंट कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो वो ऊपर वाली लाइन कंप्लीटली गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, क्योंकि अब ब्राउजर सोच रहा है कि ये तो कमेंट है, कमेंट तो ब्राउजर को समझ आते ही नहीं, तो इसीलिए कमेंट को ब्राउजर कभी दिखा ही नहीं सकता हमारे वेब पेज के ऊपर। इनफैक्ट इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके हमें अपना पूरा HTML का कोड दिखाई देता है, तो इसमें ये जो कमेंट्स वाला पार्ट है ये पूरा ग्रे में है। ग्रे में हाईलाइटेड होने का मतलब है ब्राउजर को नहीं समझ में आता कि ये क्या पार्ट है। ब्राउजर सिर्फ इन वाले जो टैग्स हैं नॉर्मली लिखे हुए हैं, जो कमेंट का हिस्सा नहीं है, उनको समझता है मेरा ब्राउजर। तो इसीलिए कमेंट्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं। कमेंट्स को यूजुअली हम अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए, कोड के अंदर डिफरेंट नोट्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक काफी स्पेशल रिसोर्स के बारे में, जो है MDN। MDN क्या है, एक वेबसाइट है। जैसे अगर हम गूगल पर जाते हैं और हम सर्च करेंगे फॉर MDN, तो MDN हमारे लिए खुल जाएगा। MDN मतलब ये वाली वेबसाइट, MDN वेब डॉक्स।
इसको हम खोल सकते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं ये डेवलपर्स ने ही एक्चुअली लिखे हुए हैं, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हर जो लैंग्वेज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, हर लैंग्वेज की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें उसके सारे रूल्स लिखे होते हैं। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जिसपे सारे रूल्स लिखे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखी होती है। तो MDN ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें कई सारे ब्लॉग्स, कई सारे गाइड्स और कई सारी डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं। MDN को यूजुअली डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है ऑनलाइन। इसको हम एक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। जैसे अगर हम चाहें तो HTML से रिलेटेड चीजें सर्च कर सकते हैं, CSS से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। जैसे अगर मैं HTML में जाऊं तो यहाँ लेफ्ट साइड में कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स मुझे दिखाई देंगे। HTML में यहाँ पर मान लेते हैं मुझे HTML टेबल्स के बारे में कुछ पढ़ना है, या इंट्रोडक्शन टू HTML में मुझे मान लेते हैं डीबगिंग HTML के बारे में डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है, तो हम यहाँ से जाकर उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब मोस्टली MDN को हम अपने CSS के जब हम चीज़ें कर रहे होंगे तो उस टाइम पर यूज़ कर रहे होंगे, पर MDN से मैं आपको पहले ही इसलिए थोड़ा सा फेमिलियर करा रही हूँ क्योंकि जब भी आपको लगता है कि हाँ HTML थोड़ा सा आपको बेसिक लग रहा है और आपको फील हो रहा है कि और एडवांस चीज़ों की तरफ हम जा सकते हैं, या कोई भी टैग आपने पढ़ा है उस टैग के बारे में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी एट्रीब्यूट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम सिंपली उस टॉपिक का नाम और MDN सर्च करके एक्स्ट्रा जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें रीड अप कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में चीज़ें सीखना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन MDN। तो क्या होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट ये मेरे लिए खुल जाएगा। तो MDN में ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पूरा का पूरा एक पेज है जिसमें मुझे पता चल रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है। इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मुझे पता चल जाएंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में एक रिवर्स्ड एट्रीब्यूट होता है जिससे सारी की सारी जो लिस्ट है रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब है कि अगर हम इसे कर दें रिवर्स्ड, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर रिवर्स लिख दिया, ये एट्रीब्यूट लिख दिया, वैसे ही क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में आ गया। यानी अब 1 से लेकर 5 तक नहीं आया, अब ये 5 से लेकर 1 तक डिस्प्ले हो रहा है। और इस रिवर्स को मैं यहाँ से हटा दूंगी तो ये क्या होगा, दोबारा 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। तो ये चेंजेस जो है ये यहीं पर हो जाएंगे। हम चाहें तो सेम चेंजेस को अपने VS कोड के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे टाइप चेंज करना है, तो A और कैपिटल A को तो हमने टेस्ट किया ही था। I रोमन न्यूमरल्स में अगर मुझे नंबर करना है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं टाइप इक्वल्स I, तो क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे ऑर्डर मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इस तरीके की नई चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कवर करना चाहते हैं तो हम कभी भी जाकर किसी भी टॉपिक के लिए उसके MDN आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कवर करें। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ डेल्टा को फॉलो कर रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, बट डेफिनेटली डेवलपमेंट के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी आपकी जिज्ञासा होती है, जितने आपके दिल में एक्सपेरिमेंटेशन करने की इच्छा है, उतनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, आप कुछ और भी सीख रहे हैं कोडिंग के अंदर, तो आप वहाँ पर जितना मर्जी चाहे उतना आप एक्स्ट्रा जाकर सीख सकते हैं। तो इसीलिए ये एक रिसोर्स है जो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और आगे जाकर भी कभी कभार अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे जिसमें मान लेते हैं थोड़े बहुत हमें एक्स्ट्रा थ्योरी रीड अप करनी होगी, तो उसको भी हम MDN के ऊपर जाकर रीड अप कर सकते हैं। तो एक तरीके से MDN हमारा पर्सनल इंसाइक्लोपीडिया होने वाला है हमारी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले एक स्पेशल चीज़ के बारे में कि हमारी जो HTML है, दिस इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमारे पास 2 तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग के अंदर। कुछ होती हैं हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस और कुछ होती हैं नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस लैंग्वेज के अंदर स्मॉल a और कैपिटल A सेम नहीं होते। अगर आपने इस तरीके से एप्पल लिखा है और आपने इस तरीके से एप्पल लिखा है तो दोनों के अलग अलग मतलब है। जबकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो नॉन केस सेंसिटिव होते हैं, उसमें स्मॉल a और कैपिटल A का सेम मतलब होता है कि अगर आपने स्मॉल एप्पल लिख दिया है या आपने कैपिटल एप्पल लिख दिया है, दोनों का ही सेम मतलब है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको नॉन केस सेंसिटिव कहते हैं। और हमारी HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब HTML के अंदर अगर आपने स्मॉल में HTML लिखा है और आपने कैपिटल में HTML लिखा है, दोनों का सेम मतलब है, कोई एरर नहीं आएगा, आपका कोड वैसे का वैसे चलेगा। आप चाहें तो सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स को कैपिटल में लिख सकते हैं, हेड टैग
टैग को पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, बॉडी टैग को पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, या किसी और टैग को भी आप पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप कई सारी वेबसाइट्स अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे जहां पर क्या होगा, HTML का जो कोड लिखा होगा ना, कुछ वेबसाइट्स पर कोई सैम्पल एग्जाम्पल्स आप देखेंगे या कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे, उसमें हो सकता है HTML का कोड कैपिटल में लिखा हो। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो कैपिटल कोड भी चलेगा। बट हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम अपने स्मॉल केस में यानी स्मॉल तरीके से लिखने वाले हैं, बट अगर आप कैपिटल तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। बट आगे जाकर जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसीलिए हम पहले से ही कैपिटल लिखने की आदत ना बनाएं तो ठीक है, क्योंकि आगे जाकर फिर वो आदत हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल a और कैपिटल A अलग अलग होते हैं, स्मॉल b कैपिटल B अलग अलग होते हैं। या फिर अगर हमने और लैंग्वेजेस देखी होंगी, जैसे जावा हो गई, जैसे C++ हो गई, ये भी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, वो केस सेंसिटिव होती हैं। पर जैसे HTML हो गया या SQL हो गई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, जो हम डेटाबेसेस करते टाइम सीखेंगे बाद में, तो ये भी हमारी नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बट उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एक ही सेट रूल जो है उसको फॉलो करें। बट अभी के लिए ये हमें पता चल गया, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक पैराग्राफ टैग लिखती हूँ, मान लेते हैं मैंने कैपिटल P से एक पैराग्राफ टैग लिखा, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, एंड उसके बाद हम चाहें तो एक H3 टैग बना सकते हैं, इसे कैपिटल H3 कर देते हैं, कैपिटल H3 टैग, दिस इज अ हेडिंग, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा पैराग्राफ आ गया, ये मेरी हेडिंग आ गई। मतलब कोड वैसे का वैसा काम करेगा, चाहे आप कैपिटल P लिखें चाहे आप स्मॉल p लिखें। तो यहाँ से HTML के केस सेंसिटिव होने का हमें प्रूफ मिलता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें बनाना है एक पोर्टफोलियो पेज। तो आपने पोर्टफोलियो पेजेस अगर रियल लाइफ के अंदर देखे होंगे तो वो काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी एक्सटेंसिव, काफ़ी सुंदर होते हैं। पर अभी तक हमने पिद्दी सी बेसिक सी HTML सीखी है, तो उतना ज़्यादा सुंदर अपना पोर्टफोलियो पेज हम नहीं क्रिएट करने वाले। हम एक बेसिक सा सिर्फ HTML को यूज़ करके बहुत ही बेसिक छोटा सा पोर्टफोलियो पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें हमें टॉप पे अपना नाम ऐड करना है, अपनी एक फ़ोटो हम ऐड करेंगे, और हम सेक्शंस बना सकते हैं। मतलब एक पहले हम एजुकेशन के बारे में लिखेंगे अपनी, फिर हम स्किल्स के बारे में लिखेंगे, फिर हम हॉबीज़ के बारे में लिखेंगे, फिर हम कॉन्टैक्ट के बारे में लिखेंगे। तो पोर्टफोलियो पेज के लिए हम क्या करने वाले, टॉप पे जब नेम ऐड करेंगे तो नेम को हम H1 टैग में ऐड करने वाले हैं। पिक्चर को हमें पता है हम अपने इमेज टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेक्शंस के लिए ये जो एजुकेशन है या स्किल्स है या हॉबीज़ हैं या कॉन्टैक्ट हैं, इनको हम लिस्ट्स की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार क्या करना है, यहाँ पर पॉज करके आपको खुद का अपना पोर्टफोलियो पेज बनाने की कोशिश करनी है। फिर अभी हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ आप टैली कर सकते हैं। कुछ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा कर देना चाहिए था, यहाँ पर मुझे कुछ और ऐड कर देना चाहिए था, तो वो आप बाद में जाकर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन देखने के बाद। एंड अगर आपने कुछ और खुद से ही एक्स्ट्रा किया है, देन वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस, आप अपना डेवलपर वाला जो माइंडसेट है उसको बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो एक बार सॉल्व करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 को। ये मेरी index.html फाइल थी, इसके अंदर का कंटेंट हम हटा लेते हैं और इसको टाइटल दे देते हैं, लेट्स कॉल इट पोर्टफोलियो पेज, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा पोर्टफोलियो पेज यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे ऊपर तो H1 टैग के अंदर हम अपना नाम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक पोर्टफोलियो पेज बनाऊंगी, बट आपको क्या करना है, उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। यानी अगर यहाँ पर मैं श्रद्धा खापरा लिख रही हूँ तो आपका नाम अगर राहुल कुमार है या आपका नाम अगर नेहा कुमारी है, तो आपको अपने हिसाब से अपना नाम लिखना है और अपनी अचीवमेंट्स या अपनी डिफरेंट चीज़ें लिखनी है। तो ये हमारा नाम हो गया। उसके बाद मैं एक छोटा सा टाइटल ऐड कर सकती हूँ, अपने बारे में मैं एक लाइन ऐड कर सकती हूँ, आई लव टू टीच। लेट्स सपोज मैंने कुछ इस तरीके का ऐड किया, रिफ्रेश, तो ये मेरे पास एक और लाइन आ गई। अब मैं अपनी कोई फ़ोटो ऐड कर सकती हूँ। तो फ़ोटो के लिए इमेज टैग हमारे पास होता है। इमेज के अंदर सबसे पहले तो फ़ोटो का लिंक चाहिए। अब आपके पास अपनी जो भी फ़ोटो होगी उसको आप अपने फॉर्मेट में डाल सकते हैं। लेट मी सर्च फॉर माई फ़ोटो की कोई डिसेंट सी फ़ोटो आती है क्या इंटरनेट से। ये वाली जो फ़ोटो है इसको हम कर लेते हैं सेव इमेज, एंड इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। कहाँ डाउनलोड करेंगे, अपने क्लासरूम फोल्डर के अंदर इसको सेव करके डाउनलोड कर लेते हैं। एंड इसका हम नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, VS कोड के अंदर से ही नाम चेंज हो सकता है। ये वो फ़ोटो थी जिसको हमने डाउनलोड किया है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आता है VS कोड में। रीनेम करके इसको मैं कर सकती हूँ माई फ़ोटो।
एंड एंटर। तो ये क्या हुआ, माई फोटो इसका नाम हो गया। एंड यहाँ पर सोर्स में मैं लिख सकती हूँ myphoto.jpg और ऑल्टरनेट में इसको मैं कर सकती हूँ SK फॉर माई फोटो, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, ये मेरी फोटो आ गई है। अब इस फोटो को मैं जुगाड़ करके रीसाइज करने वाली हूँ, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी कि ये अच्छी प्रैक्टिस है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं, तो मैं 2 एट्रीब्यूट्स इसके अंदर ऐड कर दूंगी, हाइट एंड विड्थ। तो ये छोटी सी फोटो यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखाई दे रही है। ये फोटो एक्चुअली मेरी सेकेंड ईयर इंटर्नशिप की है, जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने की थी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो पीछे बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट का जो हैदराबाद का मेन कैंपस है वो दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, सामने की तरफ मैं हूँ मुस्कुराते हुए। एंड काफ़ी बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि ये शायद हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट डे था इंटर्नशिप का। एंड इसी दिन मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे रिटर्न ऑफर मिल गया माइक्रोसॉफ्ट में। तो इट वाज अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी। तो ये मेरी फ़ोटो आ गई है। एंड आपको भी इसी तरीके से अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, मेरी फ़ोटो ऐड नहीं करनी, आपको अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। और उस फोटो को कैसे ऐड करेंगे, इस फोल्डर के अंदर पहले डाल देना, क्लासरूम नाम के फोल्डर के अंदर। फिर उसका यहाँ पर आपको सोर्स लिंक ऐड कर देना है। तो हमने नाम ऐड कर दिया, हमने फ़ोटो ऐड कर दी। अब इसके बाद ऐड करते हैं अपने डिफरेंट सेक्शंस। सबसे पहले एजुकेशन सेक्शन की बात करेंगे, तो मैं H2 टैग को यूज़ करने वाली हूँ अपने एजुकेशन सेक्शन को क्रिएट करने के लिए। रिफ्रेश, तो ये मेरा एजुकेशन सेक्शन आ गया। अब एजुकेशन सेक्शन के अंदर हम अपनी एक कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं एक लाइन का, ताकि सेक्शंस अलग अलग आ जाएं थोड़े से। एजुकेशन सेक्शन के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाकर सबसे पहले हम अपना 12th क्लास की एजुकेशन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज़ 12th क्लास। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद या 10th से हम स्टार्ट कर सकते हैं 12th क्लास। एंड उसके बाद हम ये बेसिकली पोर्टफोलियो में वही चीज़ें मेंशन होती हैं जो एक तरीके से रेज्यूमे में होती हैं। तो पहले हम 10th बताते हैं, फिर हम 12th बताते हैं, फिर हम अपना कॉलेज बताते हैं। तो कॉलेज में मुझे याद करना पड़ रहा है मैंने क्या किया था। मैंने की थी बैचलर इन इंजीनियरिंग, और ये मैंने किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो CS की जगह हमारे कॉलेज में COE बोलते थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग को। रिफ्रेश, तो ये 3 चीज़ें आ गई है मेरे पास बुलेट पॉइंट की फॉर्म में। हम चाहें तो इसको और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इतने पार्ट को बोल्ड बना सकते हैं। पहले इतने पार्ट को बोल्ड बनाते हैं। बोल्ड बनाने के लिए हम B टैग को यूज़ करते हैं। तो इसको कट करके यहाँ पर B टैग के अंदर लिख देते हैं, एंड इसके यहाँ पर एक कोलन लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 10th क्लास, या ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं CBSE से 10th क्लास पास की थी। और उसके बाद हम अपने मार्क्स लिख सकते हैं। सो आई गॉट 10 CGPA इन 10th क्लास। छोटे बच्चों वाले मार्क्स हम लिख सकते हैं। एंड इसी तरीके से 12th क्लास के लिए दोबारा से अपना बोल्ड टैग हम लिख सकते हैं 12th क्लास। एंड सेम तरीके से वी कैन, अब यहाँ पर मैं तो अपने मार्क्स और सारी चीज़ें लिख रही हूँ, आपको अपने लिखनी है, कोई परेशानी नहीं है। कम मार्क्स हैं किसी के, अगर ज़्यादा मार्क्स हैं, ज़्यादा देख के कोई बुरा फील नहीं करना, सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ज़्यादा मार्क्स वाले भी कॉलेज के अंदर अगर नहीं पढ़ते तो करियर को हैम्पर करता है, और कम मार्क्स वाले भी अगर कॉलेज के अंदर पढ़ जाते हैं तो हमारे करियर को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तो उस चीज़ में घबराने की बात नहीं है। कॉलेज जो है, अगर उसमें आप स्किल्स गेन कर लेते हैं उस टाइम के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ मैटर करती है आपके ओवरऑल करियर की टर्म्स में। तो इस चीज़ को भी थोड़ा बोल्ड टैग के अंदर ऐड करते हैं। एंड यहाँ पर कॉलेज GPA, जिसको करने में शायद कभी उतनी मेहनत या एज सच नहीं लगा, पर ठीक है, इस तरीके से हम कुछ कुछ दिखा सकते हैं। ये वैसे उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट बेसिकली एजुकेशन जो सेक्शन था उसके लिए हमने कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिखा दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जिसको हम क्रिएट करेंगे, ये है हमारा स्किल्स सेक्शन। तो यहाँ पर दोबारा से हम अपना H2 हेडिंग टैग यूज़ करके अपनी स्किल्स लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें मान लेते हैं हमारी स्किल में हमने लिख दिया HTML, उसके बाद हम CSS लिख सकते हैं, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एंड उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन के अंदर वी कैन राइट Node.js, या फिर उसके अलावा मान लेते हैं हमने SQL लिख दिया। एंड नेक्स्ट जो लिस्ट है, क्योंकि मुझे जावा भी आता है तो मैं यहाँ जावा लिख सकती हूँ, या फिर इफ़ आई वांट टू राइट आई कैन ऑल्सो राइट पाइथन। तो इस तरीके से मल्टीपल स्किल्स जो हैं उनको हमने डिफरेंट लाइंस के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट जो सेक्शन हम बनाने वाले हैं, ये है मेरा हॉबीज़ सेक्शन। तो हॉबीज़ नहीं लिखना है यहाँ पर, H2 वाला जो टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे हॉबीज़। हॉबीज़ के अंदर हम अपनी मल्टीपल हॉबीज़ को ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या क्या हॉबीज़ हैं, मान लेते हैं लेट्स सपोज इफ़ रीडिंग इज़ माई हॉबी, जो आजकल मैं उतना कर नहीं पाती।
रीडिंग हॉबी है या फिर डिबेटिंग हम लिख सकते हैं रिफ्रेश। तो इस तरीके से 2-3 हॉबीज़ हम लिख सकते हैं। अब जो लास्ट सेक्शन हम बनाएंगे ये होने वाला है कॉन्टैक्ट का सेक्शन। तो H2 टैग, इसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट मी के अंदर हम कॉन्टैक्ट मी के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो हम अपना ईमेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोल्ड टैग के अंदर मैं लिखने वाली हूँ ईमेल, एंड लेट्स कॉल दिस ईमेल hello@, या इसको कर देते हैं delta@apnacollege.in, सेव, रिफ्रेश। तो ये हमारा ईमेल हो गया कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर लिस्ट आइटम में मैं चाहूँ तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऐड कर सकती हूँ। तो यूजुअली जो हमारे पोर्टफोलियोज होते हैं, रेज्यूमे होते हैं, उसके अंदर हम अपनी गिटहब और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करते हैं। गिटहब जो है, गिटहब को अभी हमने सीखा नहीं है, इसीलिए उसकी प्रोफाइल लिंक नहीं ऐड करने वाली। लिंक्डइन हम सबको यूजुअली जनरली पता होता है लिंक्डइन क्या होता है, तो मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम सिंपली एक एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। एंकर टैग के अंदर मैं लिख सकती हूँ लिंक्डइन, सेव, रिफ्रेश। पर यहाँ पर सिर्फ लिंक्डइन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको लिंक करने के लिए आई कैन एक्चुअली सर्च फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल। तो श्रद्धा खापरा लिंक्डइन अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगर क्लिक करें तो दिख ही रहा है ऑलमोस्ट क्या ये मेरा लिंक आएगा। इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर एंकर टैग के अंदर href के अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट, इसे कर देते हैं क्रॉस, रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब लिंक्डइन प्रोफाइल का मेरे पास लिंक आ गया। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही क्लिक करके तो मेरी खुल ही जाएगी मेरे कंप्यूटर के अंदर, बट बेसिकली इसे क्लिक करेंगे जैसे ही तो लिंक्डइन प्रोफाइल दूसरे पेज के ऊपर जाकर खुल जाएगी। अगर आप क्लिक करते हैं, डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो सेम पेज के ऊपर खुलेगी, लेकिन अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे फिर इसे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे खुलेगी। या फिर अगर हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ लिखेंगे ओपन इन न्यू टैब, तो ये क्या होगी, नए टैब के अंदर जाकर खुलेगी। तो इस तरीके से एंकर टैग काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो लास्ट में एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, तो मेड विद लव बाय लेट्स से अपना कॉलेज, मेड विद लव बाय अपना कॉलेज। अब ये जो लव है इसकी जगह अगर मुझे हार्ट का सिंबल दिखाना है तो आई कैन जस्ट सर्च गूगल फॉर हार्ट सिंबल। तो अगर हमें अलग अलग सिंबल्स दिखाने होते हैं ना, अगर अपने HTML के अंदर हार्ट सिंबल इन HTML सर्च कर लेते हैं, अगर हमें अलग अलग सिंबल्स दिखाने होते हैं गूगल अपने HTML कोड के अंदर, तो उसके लिए हमारे कुछ कुछ नाम्स होते हैं। इनको हम और ज़्यादा डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, पर ये एंड हार्ट्स अगर मैं इस तरीके से नेम कोड होते हैं इनके HTML के लिए, अगर लव की जगह मैं ये नेम कोड लिख देती हूँ तो उसकी जगह क्या होगा, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ लव की जगह एक्चुअल हार्ट, इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं, एक्चुअल हार्ट मेरे लिए डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आगे जाकर हम और ज़्यादा नेम कोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी कुछ जितनी भी स्किल्स हमने गेन की थी अभी तक, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई हो, चाहे वो हमारे एंकर टैग हो गए हो, चाहे वो इमेज हो गई हो, काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करके हमने एक बेसिक सा अपने लिए पोर्टफोलियो पेज बना लिया है। और आपको भी इसी तरीके का एक पोर्टफोलियो पेज अपने लिए बनाकर तैयार करना है साथ के साथ एज पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी।